नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मीडिया प्राइम। मैं हूं रमन त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की, नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मॉनसून सत्र के 9वें दिन भी सदन में संग्राम जारी। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित। आज भी नहीं चला प्रश्नकाल। दोपहर 2 बजे से राज्यसभा में होगी एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा। जेपी नड्डा बोले, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार। कल लोकसभा में हुआ पारित। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मांजलपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। शांतिपूर्ण तरीके से डाले जा रहे वोट, सुरक्षा सख्त। पंजाब के बरनाला लाठीचार्ज के विरोध में पंजाब बंद। सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज ने किया आह्वान। कई व्यापार मंडलों ने भी दिया समर्थन। पश्चिम एशिया में फिर बड़ा तनाव। अमेरिका ने ईरान में 10 से ज्यादा शहरों पर किए हवाई हमले। जॉर्डन हमले के बाद अमेरिका का सख्त रुख। और असम में बाढ़ संकट के बीच मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 3-4 दिनों में भारी बारिश की संभावना, प्रशासन अलर्ट पर। और अब विस्तार से देखते हैं समाचार। राज्यसभा में आज दोपहर 2 बजे लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। यह विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है और अब सरकार इसे उच्च सदन से भी मंजूरी दिलाने की तैयारी में है। उधर राज्यसभा के एजेंडे में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 भी शामिल है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा पेश किया गया यह विधेयक एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। आज राज्यसभा में इन दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों पर होने वाली चर्चा पर सभी की नजरें टिकी हैं। इससे पहले सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल चला। नेता सदन और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से नकारात्मक रही है और उसका उद्देश्य सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष बेबुनियाद मुद्दे उठाकर सदन का समय बर्बाद कर रहा है। भूमिका नकारात्मक है। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। विपक्ष मुद्दा विहीन है। हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि नए लेबर कोड में पहली बार गिग वर्कर्स को कानूनी मान्यता दी गई है ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि देश में इस समय लगभग 80 लाख गिग वर्कर्स कार्यरत हैं। इनमें से 10 लाख गिग वर्कर्स ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। सरकार लगातार अधिक से अधिक गिग वर्कर्स को इस पोर्टल से जोड़ने का अभियान चला रही है। गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो, गिग वर्कर्स को अपना एक एम्प्लॉइज के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में, नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया गया है। और भारत में गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर प्रावधान रखा गया है। हमारे गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी का कानूनी प्रावधान मिले, उसके लिए ही हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है। हमारे यहाँ वो एक इमर्जिंग व्यवस्था है, उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है। कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे। लोकसभा में बृहस्पतिवार को विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर
दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सदस्यों को बुधवार को सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगे उठाने लगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका है। इससे पहले बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। बिरला ने पैरा एथलीट दिलीप गावित के स्वर्ण पदक प्राप्त करने और मोहम्मद बासिल मोरसिंगनाथ के रजत पदक जीतने का उल्लेख किया। उन्होंने रजत पदक विजेता मुरली श्रीशंकर का भी उल्लेख किया, जो राष्ट्रमंडल खेलों में लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक के साथ लगातार 2 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा खिलाड़ी श्री दिलीप गावित ने स्वर्ण तथा श्री मोहम्मद बासिल ने रजत पदक जीता है। श्री मुरली शंकर ने रजत पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे संवाददाता ऋषि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं संसद भवन परिसर से। ऋषि, संसद की अगर बात करें तो बेहद अहम विधायी कार्य आज दोनों ही सदनों में, लेकिन विपक्ष का जो विरोध है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस वक्त? और जिस तरह से जो जेपी नड्डा हैं उन्होंने भी आरोप लगाया है कि जो विपक्ष है वो मुद्दा विहीन है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है, क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए रमा, जिस तरीके से इस मानसून सत्र में अगर हम देखें तो जो विपक्ष का जो रवैया है लगातार गतिरोध करने वाला रहा है। दोनों ही सदनों में ये गतिरोध हमने देखा है और आज भी यह प्रक्रिया अनवरत जारी दिखाई दी। लोकसभा में एक बार फिर से उन्होंने गतिरोध किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। लेकिन सवाल यही है कि विपक्ष जब अपने मुद्दों को रखना चाहता है तब सरकार उसमें पूरी तरीके से कोऑपरेट करती है। यहाँ तक कि इस बात की सहमति बनी थी कि जो छात्रों से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर भी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है और जो महत्वपूर्ण विधेयक था जो परीक्षा से संबंधित, उसमें संशोधन विधेयक पर यह सहमति बनी थी कि इस पर चर्चा होगी, लेकिन गतिरोध वहाँ भी दिखाई दिया। हमने देखा कि कल किस तरीके से जो परिस्थितियाँ बनी लोकसभा में। आज हालांकि इस विधेयक को राज्यसभा में 2 बजे रखा जाना है और इससे पहले राज्यसभा में भी विपक्ष का जो रवैया था वो इसी तरीके का रहा और उन्होंने लगातार छात्रों और पुलिस से संबंधित जो घटनाक्रम है उसको लेकर नारेबाजी की, शोर शराबा किया, जिसके चलते शुरुआत में कोशिश की सभापति ने कि सदन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे चलाया जाए, लेकिन ये कोशिश बार बार विफल होती हुई दिखाई दी। लेकिन बावजूद उन्होंने आज देखा जाए तो हिम्मत नहीं आ रही और लगातार उन्होंने जो शून्यकाल में जो मुद्दे थे उनको उठाने का अवसर दिया। बाद में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और इसी के चलते आज प्रश्नकाल भी सुचारू रूप से चल पाया राज्यसभा में, जो कि अगर देखें तो इस सत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि जो प्रश्नकाल है वो राज्यसभा में सुचारू रूप से चल पाया। लेकिन बात यह है कि विपक्ष का सदन से वॉकआउट करना भी क्या ये नीतिगत है? क्या इससे उनकी जो जिम्मेदारी है सदन के भीतर रहकर सवाल पूछने की, क्योंकि वो कहते हैं कि सवाल पूछना उनका अधिकार है और सवाल से सरकार डरती है, तो यहाँ तो दिखाई ये दे रहा है कि विपक्ष सवाल पूछने से डर रहा है, क्योंकि सरकार तो खुलेआम एक प्लेटफॉर्म दे रही है प्रश्नकाल में कि आप सवाल पूछिए। उस समय विपक्ष का न होना ये विपक्ष की नीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन देश के सामने मुद्दा यही है कि सवाल पूछने को हम चुनिंदा कैसे समझ सकते हैं कि कब पूछना है और कब नहीं पूछना है। लेकिन देखना होगा कि 2 बजे जब यह महत्वपूर्ण विधेयक जो परीक्षा से संबंधित संशोधन विधेयक है वो लाया जाता है तो विपक्ष का रुख क्या रहता है। हालांकि उसमें पूरी उम्मीद है कि विपक्ष उसमें पार्टिसिपेट करेगा और उसमें अपने बिंदुओं को रखने की कोशिश करेगा। लोकसभा की तरह वहाँ पर अगर हंगामा होता है तो कैसे उस विधेयक को पारित करना है ये सरकार को तो सुनिश्चित करना ही है, लेकिन देश को भी ये सब दिखाई देगा कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर जब लोकसभा में गतिरोध बढ़ा और सरकार को विधेयक पारित करना पड़ा ध्वनिमति से। हालांकि उस पर सहमति तो सभी की थी, लोकसभा में सभी दलों ने उस विधेयक का समर्थन किया था और यहाँ वस्तुस्थिति भी यही है कि सभी का समर्थन है। लेकिन
बात यह है कि हम सदन को चलाते समय ऐसे कौन से मुद्दे रखें जिससे कि सदन आसानी से चल पाए, शांतिपूर्वक तरीके से चल पाए, ये आज महत्वपूर्ण होगा राज्यसभा में अगर हम देखें तो। रमा। बिल्कुल ऋषि, एक बड़ा सवाल जो है ये बार बार आता है कि जब सरकार कह रही है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, उसके बाद विपक्ष का जो ये रवैया है, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है विपक्ष अपने तरीके से सियासत को सदन के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि हम इन मुद्दों के माध्यम से जनता के बीच में अपनी जगह बना सकते हैं। हालांकि सरकार बार बार कह रही है, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से सीधा आरोप लगाया कि गतिरोध करना एक नियत बन गई है और बेवजह के मुद्दे उठाना विपक्ष की आदत बन गई है। ऐसा ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से आज सीधा आरोप लगाया गया और इसी बात को आज उन्होंने रेखांकित किया। अगर हम राज्यसभा की अगर बात करें तो नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष बेवजह के मुद्दे उठाकर जनता के बीच में जाना चाहता है, लेकिन उन्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से जनता उनको जो हमारे लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव, उसमें उनको किस तरीके से लेती है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ट्रेजरी बेंचेस हैं इस बात को लेकर विपक्ष को लगातार कटघरे में खड़ा करती हैं कि आपकी परफॉर्मेंस, इन सब के बावजूद आप अपने आप को दावा करते हैं कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं सुधर रही है। इसका जवाब कहीं ना कहीं विपक्ष को देश की जनता के सामने रखना चाहिए। अगर वो मुद्दे उठा रहा है तो वो कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। ये जो पूरी परिस्थिति है जिसमें गतिरोध के चलते कामकाज प्रभावित हो रहा है और सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार उसका जवाब भी दिया जा रहा है। विपक्ष की पुरजोर कोशिश है कि अब अगर हम बात करें कि छात्रों और पुलिस से संबंधित जो वस्तुस्थिति बनी, जिसमें वो गृह मंत्री को लेकर जो बयान दिया गया, उस पर भी सरकार ने साफ कहा है कि आपने जो भी आरोप लगाया है उसके तथ्यों को आप सदन के पटल पर रखें। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सदन के अंदर आरोप लगाते समय आपको देखना होगा कि ये आरोप किस हद तक जो है जायज़ हो सकते हैं, क्योंकि सदन के पटल पर लगाए जाने वाले आरोप अत्यधिक गंभीर होते हैं और वो एक सदन की कार्यवाही का हिस्सा भी बनते हैं। तो कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष निश्चित तौर से अभी भी आमने सामने दोनों सदनों में सुबह से दिखाई दिए हैं, लेकिन उम्मीद है कि 2 बजे जब राज्यसभा में महत्वपूर्ण विधेयक जो परीक्षा से संबंधित संशोधन विधेयक है, जब ये आएगा तो उम्मीद है कुछ समय कुछ चर्चा आगे बढ़ पाएगी। रमा। बिल्कुल ऋषि, अगर देखा जाए तो सदन की अपनी एक गरिमा होती है, पद की अपनी एक गरिमा होती है और अब अगर संवैधानिक रूप से देखें तो जो कुछ बयान होते हैं, जो कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, उनकी भी एक अपनी गरिमा होती है। तो जिस तरह से इस गरिमा से विपक्ष बार बार हटता हुआ दिखाई दे रहा है, कई बार इस तरह की चीज़ें दिखाई दी हैं। इसके साथ ही हंगामा मचा रहा है, लगातार सदन नहीं चल पा रहा है। तमाम वो लोग जो पक्ष और विपक्ष के सांसदों को चुनकर भेजते हैं, उनके प्रति भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर संसद का सदन नहीं चलता है तो एक एक मिनट का अगर हिसाब लगाते हैं तो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, आम जनता का नुकसान होता है, जो जनता से जाते हैं। आपसे यही समझना चाहेंगे, तो जो तमाम तरह के जनता के मुद्दे हैं, एमएसएमई संशोधन विधेयक है जिस पर राज्यसभा में आज चर्चा होनी है, वो भी बेहद अहम है। तो ये सब चीज़ें अगर रुक जाती हैं तो कितना बड़ा नुकसान होगा। जिस तरह से हम एमएसएमई संशोधन विधेयक की बात कर रहे हैं, ये भी कितना अहम है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से जब भी सरकार अपने एजेंडे को विपक्ष के सामने या बीएसी के माध्यम से रखती है, तो उस समय बीएसी में भी ये तय होता है कि इन विधेयकों को प्राथमिकता के आधार पर सरकार क्यों रखना चाहती है। इसी तरीके से जैसे आपने एमएसएमई विधेयक की बात की, इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाए जाने से संबंधित जो विधेयक है जो लोकसभा में आज सूचीबद्ध किया गया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें जो देश में न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और त्वरित न्याय की, तो इस तरीके के विधेयक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और विपक्ष अपनी बात इसमें रखे, ये विपक्ष के लिए ही लाभकारी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से एक मुद्दे पर वो इस समय फोकस कर रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि आपके पास अन्य तमाम मुद्दे रहें, लेकिन आप दूसरों के मुद्दे उठाकर, छात्रों के मुद्दे विपक्ष ने जिस तरीके से उठाए हैं, अपने मुद्दों को भी अगर वो सदन में रखें तो उन्हें निश्चित तौर से सरकार को घेरने में, अपनी जनता के सामने अपनी छवि को रखने में मदद मिलेगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सियासत के माध्यम से आप सदन को अवरोध उत्पन्न करना और गतिरोध के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एडजर्नमेंट के लिए आगे बढ़ना, ये कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है और प्रश्न करने का जो आपका अधिकार है उस पर भी आपकी सवालिया निशान लगता है कि आप प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हैं, जबकि प्रश्नकाल भी आपके सामने है। जी बिल्कुल, सियासी होड़ में जो जनता के मुद्दे हैं उनकी भेंट नहीं चढ़नी चाहिए। फिलहाल आप नज़र बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ऋषि। और मीडिया प्राइम में अब वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए टीजी न्यूज़ के साथ।
जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंझलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदान शुरू हुए 6 घंटे से अधिक का समय बीत गया है। सुबह 11 बजे तक बिहार की बांकीपुर सीट पर 11.50% मतदान दर्ज हुआ है। करीब 40 साल से बीजेपी के कब्जे वाली बांकीपुर सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है। मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज सिन्हा, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और राजद की रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता के बीच है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई ये सीट पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है। करीब 3,79,000 मतदाता 25 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसके लिए 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर भी आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह 11 बजे तक दतिया विधानसभा सीट 32.53% मतदान इस पर दर्ज किया गया है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 186 केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में और 105 केंद्र शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। इस सीट पर 2 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद कराया जा रहा है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया है। वहीं गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। सुबह 11 बजे तक मांजलपुर विधानसभा सीट पर 14.27% मतदान दर्ज हुआ। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सतीश पटेल और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री भीखाभाई रबारी के बीच सीधा मुकाबला है। विधानसभा क्षेत्र में 2,60,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। तो 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर, और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। जो मुकाबला है वो अपने आप में कड़ा है। हमारे संवाददाता मधुरेश पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश, किस तरह से मतदान चल रहा है और ये जो सीट है ये पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय, अगर हम देखें तो सभी दलों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है। हाँ, निश्चित रूप से रमा, आप सही कह रही हैं। प्रतिष्ठा का विषय तो निश्चित रूप से बनी ही हुई है, क्योंकि एक लंबे वक्त से बीजेपी का जो गढ़ है वो समझा जाता है बांकीपुर विधानसभा को, क्योंकि नितिन नवीन लगभग 4 से 5 बार यहाँ से विधायक रहे और इसके पहले उनके पिता की ये पारंपरिक सीट रही। तो लगभग 30 से 40 साल एक लंबा स्पैन ऑफ टाइम होता है जब यहाँ से लगातार बीजेपी जीतते हुई आई है। लेकिन इस बार जो जोर आजमाइश है वो जमीन पे कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी करते दिख रहे हैं। लगातार उन्होंने एक लंबा जनसंपर्क किया, इसके साथ ही वो रोड शो वगैरह भी उन्होंने किया, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिलेगा। तो प्रशांत किशोर चूंकि जन सुराज जो उनकी पार्टी है उसके खुद संस्थापक हैं और पिछले विधानसभा में वो एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, ऐसे में निश्चित रूप से उनकी प्रतिष्ठा भी खुद दांव पे लगी हुई है। और अगर बात करें राष्ट्रीय जनता दल की, तो राष्ट्रीय जनता दल की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई दिख रही है, क्योंकि उनकी जो प्रत्याशी रेखा कुमारी गुप्ता हैं वो पिछले बार भी इसी सीट से प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई थी, हालांकि जनता ने उन्हें मैंडेट नहीं दिया था। दूसरी तरफ बात की जाए
चुनाव प्रचार की, तो जिस तरीके से बीजेपी ने बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार किया, कई बड़े चेहरे, कई केंद्रीय मंत्री और खुद जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो भी चुनाव प्रचार करते हुए दिखे, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा नीरज कुमार सिन्हा जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको मिल सकता है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर खुद स्टार प्रचारक थे और लगातार वो जनता के बीच में घूम रहे थे, लेकिन यहाँ पे पिछड़ती हुई रेखा कुमारी गुप्ता कहीं ना कहीं दिखी, क्योंकि उनके साथ में कोई बड़ा चेहरा चुनाव प्रचार करता हुआ नहीं दिखा। तेजस्वी यादव लगातार जो थे वो विदेश में बने हुए रहे। चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिन वो पटना पहुंचे और पटना पहुंचने के बाद उन्होंने छोटी मोटी जनसभाएं की, लेकिन कोई बड़ी जनसभा या कोई बड़ा रोड शो उन्होंने नहीं किया। हालांकि देखना ये होगा कि जनता किस अपना आज मैंडेट देती है। अगर वोटर टर्नआउट के बारे में बात करें, चूंकि आप पूछ रही थी कि कैसा चुनाव हो रहा है, तो वोटर टर्नआउट जो है फिलहाल बहुत धीमा है। सुबह 9 बजे तक महज 4.6% मतदान हुआ था, जबकि अगर विधानसभा चुनाव जो 2025 में हुए थे उससे कंपैरिजन करें तो उस वक्त सुबह 9 बजे तक 12-12.5% जो है वो मतदान हुआ था, जबकि इस बार 11 बजे तक महज 11.61% ही मतदान हो सका है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो वोटर टर्नआउट है वो बेहद धीमा है बांकीपुर में। बिल्कुल, इसकी वजह भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। श्रेयस भी हमारे साथ दतिया से जुड़ चुके हैं। श्रेयस, किस तरह से वहां पर मतदान का काम चल रहा है और किस तरह की चुनावी लड़ाई आप दतिया सीट पर देखते हैं? ये भी काफी प्रतिष्ठित सीट रही है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जो दतिया सीट है वो काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है और इसके साथ साथ जो शुरू के क्रम थे उसको देखा जाए तो दतिया अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है। बात करें मतदान की, तो मतदान की बात करें तो 9 बजे जो है 9 बजे 10% तक जो आधिकारिक तौर पर जो आंकड़ा आया था वो 10% मतदान जो है वो 9 बजे तक हो गया था। 11 बजे तक की बात करें तो 16.33% जो है मतदान हुआ था और अभी जो लमसम 12 बजे के आधिकारिक आंकड़े हैं उसमें देखें तो 34.53 यानी 53% जो है वो मतदान हो चुका है। मतदान की बात करें तो काफी जो रेशियो है वो बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। अब अगर बात करें दतिया सीट में जो भी चुनावी हलचल है और इतने दिन से तमाम दिनों से जो है कांग्रेस और भाजपा का यहाँ पर मेन जो है वो लड़ाई और टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि देखिए पुरानी बात करें तो लगातार 3 बार से यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहाँ से विधायक रहे थे दतिया से। उसके बाद जो है इस बार आशुतोष तिवारी को यहां से भारतीय जनता पार्टी का जो है उम्मीदवार बनाया गया और वहीं कांग्रेस से जो है घनश्याम सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया गया। दोनों पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो है महीने भर से जो है यहां पर जुटे हुए थे। खुद नरोत्तम मिश्रा जो है लगातार दतिया में बने हुए थे और घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे थे और तमाम तरीके से जो है वो जनसंपर्क कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जो है प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से लेकर तमाम बड़े दिग्गज जो है वो तमाम तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी जो तमाम दिग्गज थे, जीतू पटवारी की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें और तमाम जितने बड़े नेता हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, सब लोग जो है महीने भर से दतिया में जुटे हुए थे। तो आज जो है मतदान हो रहा है और मतदान का जो रेशियो है वो भी काफी अच्छे तरीके से हो रहा है। अब आज जो है वो जनता तय करेगी कि आने वाला 3 तारीख जो है, आने वाले 3 तारीख को दतिया का जनप्रतिनिधि कौन होगा। बिल्कुल, मधुरेश आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो मतदान का जो इस समय ट्रेंड है वो काफ़ी धीमा चल रहा है, इसके क्या वजह आप पाते हैं और इसका असर क्या पड़ेगा? जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, प्रशांत किशोर भी पूरी तरह से लगे हुए हैं कि उनका खाता खुल जाए, लेकिन राजद का आप बता रहे थे कि बहुत कुछ जो इंटरेस्ट है उतना नहीं दिखाई दिया प्रचार की अगर बात करते हैं तो। हाँ देखिए, ये मोटे तौर पे देखा जाए तो ये पूरा शहरी इलाका है। बांकीपुर जो है वो शहरी इलाका और यहाँ वोटर टर्नआउट शुरू से बेहद कम रहा है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो महज 41% यहाँ पर वोटर टर्नआउट था। आप जबकि जो स्टेट का एवरेज था वो 63-64% के आसपास था। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांकीपुर में जो वोटर टर्नआउट रहता है वो निश्चित रूप से शुरू से कम रहता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से वोटर टर्नआउट बेहद कम है, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। जबकि अगर बात की जाए चुनाव आयोग की तरफ से इंतजाम की तो चुनाव आयोग ने
लगातार एक कैंपेन भी कई जगह चलाया था कि वोटर निकल करके बाहर आए, और जो बूथ है, बूथ पे भी तरह तरह की व्यवस्था की गई है। सेल्फी स्टैंड्स लगाए गए हैं ताकि लोग वोट दे करके वहां पर अपना सेल्फी खिंचवा सके। इसके अलावा पीने के पानी की, बुजुर्गों के लिए बेहतरीन इंतजाम की। अगर कोई मदर आ रही है अपने छोटे बच्चे को लेकर के, उसके लिए भी विशेष व्यवस्था है। टॉयलेट की व्यवस्था है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लेकिन इसके बाद भी जो बांकीपुर की जनता अभी तक पूरे तरीके से नहीं निकल पाई है, ये एक निश्चित रूप से चिंता का विषय है। हालांकि जो वोट कम पड़ रहे हैं, इसका फायदा किसे होगा, ये तो जब तक 3 तारीख नहीं आता है पुख्ते तौर पर कहना जरा मुश्किल होगा। लेकिन चूंकि ये पूरा बांकीपुर जो इलाका है लंबे वक्त से बीजेपी का गढ़ रहा है, और जातीय आधार पर अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे कायस्थ, कुशवाहा और कुछ पॉकेट्स में यादव, राजपूत और मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो हैं। तो पारंपरिक रूप से ये समझा जाता रहा है कि इस इलाके में खास करके कायस्थ, कुशवाहा, राजपूत जो वोटर हैं वो पारंपरिक रूप से बीजेपी को वोट देते आए हैं। तो ये हो सकता है कि इस बार भी वो वोटर बाहर निकल रहे हो और बीजेपी को वोट कर रहे हो, जबकि जो यादवों का इलाका था और जो मुस्लिम इलाका था उसमें ज्यादातर जो वोट थे वो आरजेडी को पड़ते थे। लेकिन अब इस बार चूंकि आरजेडी के अलावा भी एक विकल्प उनके लिए मौजूद है प्रशांत किशोर के रूप में, तो देखना होगा कि जो वोटर्स हैं वो अपना मैंडेट किसको दे रहे हैं। जी बिल्कुल श्रेयस, आपसे भी यही समझना चाहेंगे किस तरह की, हालांकि उपचुनाव है लेकिन चुनावी लड़ाई जो है हर सीट महत्वपूर्ण होती है और दतिया काफ़ी हॉट सीट रही भी है। किस तरह की चुनावी लड़ाई यहाँ पर आप देख रहे हैं और कौन से फैक्टर हैं जो इस बार इस सीट को प्रभावित कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर दतिया हॉट सीट रही है और उसका कारण भी है जब प्रत्याशियों के नाम घोषणा की बारी आई थी तो उस समय ये आकलन लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें आपसी गुटबंद होगा और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे में जो है जो खामियां हैं या जो कार्यकर्ताओं का एक रोष है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्डर बेस्ड पार्टी है और यही देखने को भी जो है मिला भी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा वहां से लगातार जो है पिछले 3 बार से विधायक रहे और उसके बाद आपको बता दूं कि चूंकि उनका इस बार टिकट जो है वो उनको नहीं मिला और उसके कारण जो है वहां पर ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद इस बार एक जो कार्यकर्ता है उनमें रोष रहेगा और कांग्रेस पार्टी भी इसको कहीं ना कहीं भुनाने में लगी हुई थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो लगातार जो है बीजेपी के लिए लगे रहे और उसके बाद जो है नरोत्तम मिश्रा खुद जो है ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार जो है वो कैंपेन कर रहे थे, चाहे जनसंपर्क अभियान हो, नुक्कड़ नाटक हो, तमाम माध्यम से जो है वो जनसंपर्क कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। और न सिर्फ नरोत्तम मिश्रा बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की जो एक अपनी एक अस्तित्व उनकी और एक जो वरिष्ठ नेताओं की एक टीम है वो पूरे लोग जो है महीने भर से वहां पे लगे हुए थे। वहीं अगर कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस के भी देखिए तमाम लोग जो है फील्ड पे लगे हुए थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जो सीट है वो पुरानी उनकी रही है और वहां पर 2023 में कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे। लेकिन उसी कवायद में जो है चाहे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की बात करें या फिर दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम जो उमंग सिंघार हैं नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी बात करें तो तमाम लोग लगातार जो है महीने भर के ऊपर से वहां पे लगे हुए थे। लेकिन अब ये आज जो है ईवीएम में ये जो जनता का मत है, जो जनता का वोट है, आज वो उसमें ईवीएम में पड़ेगा और ये निश्चित तौर पर देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले 3 अगस्त को जो है क्या परिणाम रहता है और किसके पक्ष में रहता है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। मधुरेश आपका और श्रेयस आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। पंजाब के बरनाला में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में वाल्मीकि समाज ने आज पंजाब बंद का आह्वान किया है। विभिन्न कर्मचारी यूनियन और व्यापार मंडलों ने बंद का समर्थन किया है। पंजाब के कई शहरों में बंद का असर देखने को मिल रहा है। बरनाला में बाजार पूरी तरह से बंद है। मुक्तसर साहिब में भी व्यापारियों ने दुकानें बंद कर रखी हैं। मनसा, होशियारपुर में भी बाजार बंद है। लुधियाना, भटिंडा, होशियारपुर, फजिलका, कपूरथला, अमृतसर, पटियाला, पठानकोट और गुरदासपुर की विभिन्न संस्थाओं ने बंद को समर्थन दिया है। यूनियन नेताओं का दावा है कि कार्रवाई में कई सफाई कर्मचारी घायल हुए और उनके
सिर फोड़ दिए गए। प्रदर्शनकारियों ने महिला सफाई कर्मचारियों के साथ भी दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। तो बरनाला लाठीचार्ज के विरोध में पंजाब बंद का आज आह्वान किया गया है। सफाई कर्मचारियों और वाल्मीकि समाज ने ये आह्वान किया है। कई व्यापार मंडलों ने भी इस तरह के जो आह्वान है वो किए हैं। पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। तो बरनाला लाठीचार्ज पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है सख्त हो गया है। सफाई कर्मियों पर लाठीचार्ज का स्वतः संज्ञान लिया है और तमाम जो संस्थान हैं उन्होंने पंजाब बंद का आह्वान किया है और ये आह्वान जो है इसका व्यापक असर पंजाब में दिखाई भी दे रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लेकर इस पे कड़ा रुख अपनाया है और पंजाब बंद का असर, ये दृश्य आप देख रहे हैं, पंजाब बंद का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस भी इस दिशा में जारी किया गया है और 7 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। तो बरनाला लाठीचार्ज पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का सख्त रुख देखने को मिला है और इस बंद का व्यापक असर भी पंजाब में दिखाई दे रहा है। पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस इस सिलसिले में जारी किया गया है और उनसे एक रिपोर्ट भी मांगी गई है। 7 दिनों के भीतर ये कार्रवाई रिपोर्ट देनी होगी। तो बरनाला लाठीचार्ज के विरोध में आज पंजाब बंद है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है और डीजीपी को नोटिस जारी किया है और इसका जवाब देने की समय सीमा भी तय की है। पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव को आयोग ने ये नोटिस जारी किया है। आयोग ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है और 7 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। तो पंजाब में आज बंद का आह्वान किया गया है। बंद का असर भी पूरे पंजाब में दिखाई दे रहा है। बरनाला लाठीचार्ज में सफाई कर्मियों पर लाठीचार्ज किया गया था, इसका आयोग ने स्वतः संज्ञान भी लिया है और पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस भी जारी किया है और 7 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट भी इसमें मांगी गई है और तमाम जो संस्थान हैं उन्होंने भी पंजाब बंद का आह्वान किया है और चारों तरफ इस बंद का असर भी दिखाई दे रहा है। हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। गुरमीत, पंजाब का बंद का असर जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और अनुसूचित जाति आयोग है, आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया है और इसमें डीजीपी और मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। 7 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी गई है। बिल्कुल, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसके द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है पंजाब के डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को। 7 दिन के अंदर रिस्पांस मांगा है, उसमें कॉलम्स बनाकर दिए हैं, उसमें बाकायदा डिटेल मांगी है कि किस दिन की एक घटना है, कितने इस मामले में एक्यूज हैं, कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं, चार्जशीट में किस किस के नाम दर्ज किए गए हैं, कितने लोगों को कंपेंसेशन दिया गया, यानी कि विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और 7 दिन का समय दिया गया है। और साथ में यह भी कहा गया है कि यदि 7 दिन में रिस्पांस नहीं दिया जाता तो फिर इन पर्सन जो है इन दोनों अधिकारियों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में पेश होना होगा। वहीं अगर इस बंद की बात करें तो बड़ा समर्थन जो है इस बंद को देखने को मिल रहा है। एक तो सफाई कर्मियों का जो है उनके द्वारा कॉल दी गई थी, दूसरा वाल्मीकि समाज जो है इसमें बड़े स्तर पर उनके द्वारा कॉल दी गई थी इस बंद के समर्थन में। और इसके साथ ही जो व्यापार मंडल है अलग अलग जिलों में पंजाब के सभी व्यापार मंडलों ने, ज्यादातर व्यापार मंडलों ने समर्थन किया है इस बंद का और उसका ही इंपैक्ट है कि अगर मैं अलग अलग जिलों की बात करूं, जो मेन जिले हैं अमृतसर में पुतलीगढ़ चौक से लेकर हॉल गेट, हाथी गेट, लॉरेंस रोड, मतलब हर जगह जो है बंद का असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही होशियारपुर में मुकेरिया दा बाजार, नेशनल हाईवे दसुआ, नेशनल हाईवे टांडा, वहां पर जो मार्केट है बादल मार्केट और इसके साथ ही माता रानी चौक मार्केट, वो सारी जो है बंद देखने को मिल रही है। ऐसे ही बठिंडा में फायर ब्रिगेड चौक से लेकर धोबी बाजार, सदर बाजार, फिर
चरखी बाजार, ये सभी बंद देखने को मिल रहे हैं। संगरूर में नवा बाजार, पुरानी अनाज मंडी, पीरामाला बाजार, वहां पर भी बंद देखने को मिल रहा है। और संगरूर में तो आप ये मानिए कि एक तरह से पूरा बंद देखने को मिल रहा है। बरनाला जहां की ये घटना है, वहां पर हंडियाया बाजार जो है, वहां पर ये घटना घटित हुई थी, वो पूरा बाजार बंद देखने को मिल रहा है। सदर बाजार बंद है, भगत सिंह अग्रसेन चौक बंद है, सिविल अस्पताल के पास सारी मार्केट बंद है। और बरनाला एक छोटा सा शहर है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, तो वहां पर पूरी तरह बंद का असर देखने को मिल रहा है। पठानकोट की बात करें तो गांधी चौक, रेलवे रोड चौक, टांगू चौक, डलहौजी रोड, बड़े स्तर पर जो है वहां पर भी बंद देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही पटियाला और लुधियाना, जैसे लुधियाना में तो खास तौर पर जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो है कि वहां पर कूड़े के ढेर वो बड़े बड़े लग गए हैं, क्योंकि लुधियाना में एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है, पंजाब की फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत अधिक हैं, तो जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो कूड़ा निकलता है, वो बड़े स्तर पर वहां पर निकलता है। तो वहां की तस्वीर जो है वो बड़ी अलग देखने को मिल रही है। और इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि लुधियाना और इसके आसपास के इलाकों में कूड़े के ढेर लग गए हैं। और ये जो हड़ताल चल रही है, ये हड़ताल ऐसा नहीं है कि आज का ही बंद है या 22 तारीख को ही हड़ताल चल रही थी जिस दिन ये लाठीचार्ज हुआ था। ये दरअसल 8 जुलाई से हड़ताल चल रही थी। लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थी सफाई कर्मियों की पंजाब में, और उसी दिन ये जो है 22 तारीख को जब ये चलते चलते अपने 24वें 25वें दिन जब एंटर कर रही थी ये हड़ताल, 15वें दिन एंटर कर रही थी, तो उस दिन ये लाठीचार्ज की घटना हुई है। अब जो बेसिक डिमांड्स है इन लोगों की, प्रदर्शनकारियों की, वो ये है कि सबसे पहले जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं, दोषी पुलिसकर्मी हैं, सभी के सभी पर एक्शन किया जाए। अभी तक सिर्फ एक डीएसपी सतवीर सिंह, उनको सस्पेंड किया गया है, मगर उनके साथ जो बाकी के मुलाजिम है, बाकी के अधिकारी हैं, बर्बर ये दृश्य दिखाई देते हैं, क्योंकि महिलाओं के ऊपर भी जो पुलिसकर्मी है वहां पर लाठीचार्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरमीत, तो अपने आप में जो है ये काफी एक बड़ी जिम्मेदारी का संवेदनशील विषय हो जाता है। किस तरह से जो वहां पर राज्य प्रशासन है वो इसके लिए जिम्मेदार है कि स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाया, और पुलिस किस तरह से जो लाठियां भांज रही है और महिलाओं के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। बिल्कुल, महिलाओं के ऊपर लाठियां भांजी गई हैं और इस तरह वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। उसके बाद मीडिया ने उसको जो है सुर्खियां बनाया है। दरअसल महिलाएं वहां पर बड़े स्तर पर मौजूद थीं। 22 जुलाई को कोई प्रदर्शन नहीं था, वो एक नॉर्मल हड़ताल चल रही थी जो कि 8 जुलाई से चल रही थी, मगर जो पुलिस है वो उसे हटवाने की कोशिश कर रही थी। इन प्रदर्शनकारियों का, सफाई कर्मियों का कहना है कि तरीका और भी हो सकता था, मगर इतने ब्रूटल तरीके से जो वहां पर जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनको पीटा गया। ये नहीं देखा गया कि कोई बीमार है, किसी को क्या समस्या है, कोई महिला है, हर किसी के ऊपर इनडिस्क्रिमिनेट लाठीचार्ज किया गया। तो अब ये प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि जितने भी पुलिस के अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर किया जाए, और जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं लाठीचार्ज में उनको कंपेंसेशन दिया जाए। और जो सफाई कर्मियों पर पुलिस ने केस रजिस्टर किए हैं, क्योंकि पुलिस का यह कहना था कि हम पर पत्थरबाजी की गई इसलिए हमने लाठीचार्ज किया। जो तो प्रदर्शनकारियों की मांगे हैं उस पर प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन से मांग की गई है कि सफाई कर्मियों पर से केस वापस लिए जाए। बिल्कुल गुरमीत, जो प्रदर्शनकारियों की मांगे हैं उस पर प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, प्रशासन जो है सीधे तौर पर अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है, मगर जो ये प्रदर्शन है इसकी कॉल जो है पहले ही जो आज का ये बंद है इसकी कॉल पहले ही दे दी गई थी। सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरह से ये बंद जो है वो ना हो, तो इसी के लिए 2 दिन पहले पंजाब के लोकल बॉडीज मिनिस्टर है हरजोत सिंह बैंस, जो कोइंसिडेंटली पंजाब के शिक्षा मंत्री भी हैं, जिनके बारे में आजकल हम खूब चर्चा कर रहे हैं पेपर लीक मामले में, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और हरजोत सिंह बैंस के द्वारा कहा गया कि पंजाब सरकार ने जो सफाई कर्मी है उनका मानदेय यानी कि जो वेतन है वो 10,500 से बढ़ाकर 20,500 कर दिया है, यानी कि एग्जैक्टली डबल कर दिया है। उम्मीद ये थी कि हड़ताल एकदम बंद हो जाएगी, और खुद पंजाब के लोकल बॉडीज मिनिस्टर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि पंजाब के सभी सफाई कर्मी अब अपनी हड़ताल को खत्म करने जा रहे हैं। मगर पंजाब के मंत्री, कैबिनेट मंत्री के द्वारा तो ऐलान कर दिया गया, मगर सफाई कर्मियों की तरफ से कोई भी प्रेस में स्टेटमेंट नहीं दिया गया हड़ताल खत्म करने के लिए। इसलिए पंजाब के सभी जिलों में हड़ताल चल रही थी, वो रेगुलर हड़ताल चल रही थी, और आज का जो बंद है वो भी उसी क्रम में जो है वो किया जा रहा है। और जो पंजाब सरकार जो चाह रही थी वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई। जो राज्य सरकार है कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरती जरूर नजर आ रही है इस पूरे मामले पर। आप नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बस्तर पंडुम 2026 के विजेताओं, परगना मांझी और बस्तर के पद्मश्री सम्मानित व्यक्तियों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने बस्तर की समृद्ध आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रपति भवन में बस्तर के लोगों का इस रूप में स्वागत होना पूरे आदिवासी समाज के लिए गर्व का विषय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बस्तर के लोगों को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने के लिए वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों की सराहना करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने परंपरागत आदिवासी स्वशासन व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि आज राष्ट्रपति भवन में स्वयं मांझी और परगना जैसे पारंपरिक नेतृत्वकर्ता उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि गांव में मांझी परगना का स्थान किसी भी चीफ जस्टिस से भी अधिक सम्मानजनक होता है, क्योंकि वे समाज की परंपराओं, न्याय व्यवस्था और सामाजिक संतुलन के संरक्षक होते हैं। पंडुम शब्दों का प्रयोग बस्तर के जनजातीय बोलियों में उत्सव, पर्व एवं सामूहिक आनंद के अर्थ में किया जाता है। बस्तर पंडुम केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं था, बल्कि बस्तर की गौरवशाली परंपराओं और सांस्कृतिक अस्मिता का उत्सव है। इसका उद्देश्य बस्तर की वास्तविक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है। भारतीय सशस्त्र बलों में नारी शक्ति, तीनों सेनाओं के तालमेल और आत्मनिर्भर भारत की भावना का एक ऐतिहासिक उदाहरण सामने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन 9 महिला अधिकारियों को सम्मानित किया है जिन्होंने भारतीय सेना के सेलिंग वेसल IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार आयोजित समुद्र प्रदक्षिणा यानी तीनों सेनाओं के संयुक्त सर्व महिला वैश्विक नौकायन अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस अभियान के दौरान टीम ने 314 दिनों में 4 महासागरों को पार करते हुए लगभग 25,500 नॉटिकल मील की यात्रा पूरी की। रक्षा मंत्री ने इस उपलब्धि को नए भारत के संकल्प, नारी शक्ति और तीनों सेनाओं के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, IASV त्रिवेणी भारत की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, स्वदेशी क्षमताओं और रणनीतिक आत्मविश्वास का भी प्रमाण है। इस अवसर पर थल सेना प्रमुख, रक्षा सचिव, वायुसेना के उप प्रमुख, नौसेना के उप प्रमुख और तीनों सेनाओं के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 सितंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ऐतिहासिक अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद 22 जुलाई 2026 को मुंबई में उन्होंने वर्चुअल माध्यम से अभियान दल का स्वागत भी किया। ये अभियान भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका, समुद्री क्षमता और त्रिसेवा समन्वय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। और भारत में दूरसंचार विनिर्माण को नई गति देने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन TMZ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के बीच नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। ग्वालियर में स्थापित होने वाला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन देश का पहला समर्पित दूरसंचार विनिर्माण केंद्र होगा। इसका उद्देश्य दूरसंचार उपकरणों और उससे जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों के लिए विश्व स्तरीय विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। इस पहल के माध्यम से घरेलू और वैश्विक निवेश आकर्षित करने, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने, स्वदेशी डिजाइन और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और अगली पीढ़ी के दूरसंचार उत्पादों और समाधान विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि ये जोन दूरसंचार उपकरण निर्माताओं, प्रौद्योगिकी कंपनियों, MSME, स्टार्टअप और दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों के लिए एक साझा मंच के रूप में काम करेगा। इससे क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे और भारत को वैश्विक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग एवं इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के बीच होने वाला ये समझौता ग्वालियर में DMZ फेज 1 की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग की औपचारिक रूपरेखा तय करेगा। ये पहल आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करने के साथ साथ देश में उच्च प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो टेलीकॉम क्षेत्र में बढ़ते भारत को के ये कदम कहे जा सकते हैं।
और अब बात करेंगे सावन के पावन महीने की। सावन के पावन महीने की आज से शुरुआत हो गई है। पहले दिन देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। विभिन्न राज्यों में प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुचारू दर्शन के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे वातावरण में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। तो पूरे देश में भक्ति और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। सावन का पावन महीना आज से शुरू हो गया है और पूरे देश में भक्ति का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गाजियाबाद, देवघर और दिल्ली के ये दृश्य देख रहे हैं किस तरह से भक्ति भाव से तमाम आमोखास भगवान शिव का अर्चन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। असम में बाढ़ संकट के बीच मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने तिनसुकिया में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में बारिश का असर असम के कई जिलों पर पड़ सकता है। प्रशासन ने फ्लैश फ्लड, जलभराव और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। हालांकि राज्य में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अब भी 7 जिले प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 551 गांवों में 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। रायदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। 101 राहत शिविरों में 16,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। 3 लोगों की बाढ़ से मौत की पुष्टि हुई है, जबकि हजारों पशु प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से मौसम संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने और सतर्क रहने की अपील की है। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और गहराता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू कर दिया। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर जबरदस्त हवाई और मिसाइल हमले किए। इन हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये कार्रवाई जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए मिसाइल हमले के जवाब में की गई। अमेरिका का दावा है कि उसके लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जन सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन सुविधाओं, तटीय रक्षा प्रणालियों और समुद्री सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया है। सेंटकॉम ने कहा कि इस अभियान का मकसद अमेरिकी सैनिकों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और खाड़ी क्षेत्र के सहयोगी देशों पर मंडरा रहे खतरे को कम करना है। हमलों के दौरान केश्म, इशबंदर, अब्बास, अबादान, बुशहर, अहबाज और काजेरून समेत कई शहरों में जोरदार धमाके हुए। सबसे ज्यादा नुकसान केश्म द्वीप पर हुआ, जहां एक रिहायशी इमारत मिसाइल हमले की चपेट में आ गई। हमले के बाद इलाके में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। वहीं ईरान के तेल उद्योग का केंद्र माने जाने वाले खुजेस्तान प्रांत में भी कई स्थानों पर हमले हुए। अहवाज में कम से कम 60 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि अबादान, शादेगान और अरबंद केनार में भी विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। वहीं बूशहर प्रांत, जहां ईरान का एकमात्र परमाणु बिजली संयंत्र स्थित है, वहां भी धमाकों की पुष्टि हुई है। दूसरी ओर इराक में ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज यानी पीएमएफ पर हुए अमेरिकी सऊदी हमलों में कम से कम 20 लड़ाके मारे गए, जबकि 32 अन्य घायल हुए हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि इन हमलों में 4 ईरानी सैन्य सलाहकार भी मारे गए। उधर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। साथ ही हॉर्मुज जलडर मध्य की ओर बढ़ रहे 3 टैंकरों पर भी कार्रवाई करने का दावा किया गया है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अखिलेश, किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? काफी तेज हमले जो हैं वो किए गए हैं।
देखिए रमा, अभी अभी कुवैत से खबर आई है। कुवैत ने कहा है कि ईरान के हमले में चाइनीज एक कंपनी है कुवैत में, उसके बिल्डिंग पे हमला हुआ है, उस पर बिल्डिंग पे बम गिरा है ईरान का। तो निश्चित तौर पे ये जो हमला है ईरान की तरफ से, वो कई बार इंटेलिजेंस फेल्यूर भी हो रहा है। उनको इस तरह का इंटेलिजेंस अब लगता है नहीं मिल रहा है जैसा कि उन्हें पहले मिला करता था। तो इसीलिए ये चाइनीज कंपनी पे ये हमला हुआ है अभी ईरान की तरफ से। और उस मामले में देखें तो अब ईरान जो है वो ईरान बीच में जब 45 दिन की बात आ रही थी सूत्रों से कि 45 दिन का युद्ध विराम करने पर एक सहमति बनी है जो निगोशिएटर बोल रहे थे, और उस सहमति को तोड़ते हुए ईरान ने जॉर्डन पे अमेरिकी बेस पे हमला किया। तो इसका मतलब ये लगता है कि ईरान किसी भी हालत में नहीं चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़े, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों को जाने दे। और ईरान की यह जो मंशा है, ईरान की मंशा ये है कि पूरे वेस्ट एशिया को वो कंट्रोल करे एक तरीके से, क्योंकि वेस्ट एशिया अभी देखते हैं कि वो सारे अमेरिकी प्रभाव में है, अमेरिका के हिलाई है वो। और अब ईरान चाहता है कि वो अमेरिका के चंगुल से पूरे वेस्ट एशिया को निकाल के एक सर्वविदित नेता के रूप में ईरान को वो मान ले, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरब अमीरात हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो कुवैत हो, सारे ईरान के नेतृत्व को मान ले। यह एक मंशा लगती है ईरान की। दूसरी तरफ ईरान की यह मंशा लगती है कि किसी भी तरीके से ये जितनी देर तक हो सकता है निगोशिएशन को टालते रहो, ताकि वो जो परमाणु उनके पास प्रसंस्कृत यूरेनियम है, स्थिति जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश, आप नजर बना रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरों के साथ गौरव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव के पास चलेंगे और जानेंगे क्या कुछ खास है खेल जगत में आज। गौरव, क्या कुछ खास खेल जगत में? शुक्रिया रमा। और खेल जगत में फिलहाल इस वक्त CWG का डंका जो है वो बोल रहा है, जहां भारतीय एथलीट लगातार अपने प्रदर्शन से कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो राष्ट्रमंडल खेलों के 7वें दिन भारत के शानदार प्रदर्शन के बाद अब 8वें दिन भी भारतीय दल से कई पदकों की उम्मीदें रहने वाली हैं। एथलेटिक्स, ट्रैक साइकिलिंग और भारोत्तोलन में कई पदक स्पर्धाओं के साथ साथ अहम क्वालिफिकेशन मुकाबले भी आज खेले जाएंगे। भारत के लिए दिन की शुरुआत प्रवीण शंकर के डेकाथलॉन अभियान से होगी। पिछली स्पर्धा में चोटिल होने के बावजूद वो मैदान में उतरेंगे। वहीं ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में क्वालिफिकेशन राउंड में भारत की अगुवाई करेंगे। उनके साथ रोहित यादव और जसप्रीत सिंह भी चुनौती पेश करते नजर आएंगे। इसके अलावा भारत के खिलाड़ी पुरुषों की ट्रिपल जंप क्वालिफिकेशन और 400 मीटर सेमीफाइनल में भी हिस्सा लेंगे। देर रात होने वाले एथलेटिक्स सत्र में महिला डिस्कस थ्रो में दीदी काना और सीमा से पदक की उम्मीदें रहेंगी। वहीं पारुल चौधरी महिलाओं की 5000 मीटर फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उधर पुरुष स्प्रिंट टीम भी क्वालिफिकेशन राउंड में उतरेगी, जहां फाइनल का टिकट दांव पर होगा। वेट लिफ्टिंग में जहां भारत पहले ही कई पदक जीत चुका है, 8वें दिन 2 और पदकों की उम्मीद होगी। मार्टिना देवी महिलाओं के 86 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में उतरेंगी, जबकि लक्ष्मी पुरुषों के 110 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की ओर से चुनौती पेश करेंगे। कुल मिलाकर फाइनल, सेमीफाइनल और क्वालिफिकेशन मुकाबलों से भरा 8वां दिन भारतीय एथलीटों के लिए आज काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा एथलेटिक्स में भारत ने इतिहास रच दिया। पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण जीतकर नया खेल रिकॉर्ड बनाया और देश का गौरव बढ़ाया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद डीडी न्यूज के संवाददाता नारायण सिंह ने इस खिलाड़ी से खास बातचीत की। एक बार फिर हमारे पैरा एथलीट ने इतिहास रच दिया है। इस बार दिलीप गावित हमारे साथ हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर T47 में। दिलीप, बहुत बहुत बधाई आपको रिकॉर्ड बनाने के लिए। थैंक यू सर। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा भागने में। इतना अच्छा रेस नहीं लगा, फिर भी भागने में तो ये वेदर में थोड़ा वो ये अच्छा भागने का एक्सपीरियंस बढ़िया था। फिर वो गोल्ड मेडल जीता और हमारे देश का झंडा हमने बोला था कि एक बार ये ऊंचा करना है, हमारे देश का तिरंगा ऊंचा लहराना है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाया। क्या फैसिलिटी है, साई का क्या फैसिलिटी रहता है, कितना प्रोत्साहन मिलता है आप लोगों को? सरकार का भी बहुत ये हमारे लिए देती है। साई भी बहुत हमारे सपोर्ट करती है और ये पैरालंपिक वाले भी हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो एक पूरा
चौतरफा सपोर्ट हमारे खिलाड़ियों को यहाँ पर मिल रहा है। देखिए एक इतिहास रचा गया है यहाँ पर। गवित और जो मोहम्मद बासिल है उन्होंने 1-2 फिनिश किया है, गोल्ड और सिल्वर भारत के लिए जीता है। तो बड़ी उपलब्धि है हमारे पैरा एथलीट्स द्वारा। एक चौतरफा काम हो रहा है पैरा स्पोर्ट्स में, चाहे एबल बॉडी स्पोर्ट्स में, और ये दर्शाता है कि हमारे एथलीट में कितना पोटेंशियल है। अगर उनको सही गाइडेंस और सही मार्गदर्शन और सही सपोर्ट मिले तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। कैमरा पर्सन स्टालिन प्रभु के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, ग्लासगो। तो वाकई दिलीप गावित की ये स्वर्णिम सफलता जो है वो भारतीय एथलीटों के ऊंचे मनोबल की एक और कहानी को सामने रख रही है। रमा, बहुत शुक्रिया गौरव तमाम खबरों की जानकारी के लिए। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।